हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हम जूनियर अकाउंटेंट में जो नियोजन का टॉपिक है, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, जो मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट में टोटल 5 फंक्शन होते हैं: नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। उनमें से हम नियोजन के बारे में जो कि किसी भी संस्था का, किसी भी व्यवसाय का सबसे पहला और प्राथमिक कार्य होता है नियोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में नियोजन के अर्थ, नियोजन की विशेषताएं और उसके जो आवश्यक तत्व है उसके बारे में पढ़ा था। तो नियोजन क्या होता है? किसी भी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही नियोजन कहा जाता है। इसके बाद हम आज की कक्षा में नियोजन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि नियोजन की क्या प्रक्रिया है। किसी भी संस्था में नियोजन का निर्माण करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है। उस प्रोसेस के द्वारा ही नियोजन का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले है नियोजन की प्रक्रिया। हमारा आज का टॉपिक है नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले संस्था का जो वातावरण जो होता है, उस वातावरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि कोई भी संस्था हो, उस सभी संस्थाओं का वातावरण अलग अलग होता है। किसी भी 2 संस्थाओं का वातावरण सेम नहीं होता है। जैसे कोई संस्था है वो जैसे बर्फ वाले एरिया में है, कोई रेगिस्तान में है, कोई बीच के मौसम में है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा हो रही है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे पानी की मात्रा कम है। तो प्रत्येक संस्था का, प्रत्येक कंपनी का वातावरण अलग अलग होता है। तो सबसे पहले उसके वातावरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले वातावरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना किसी भी संस्था में नियोजन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले उस संस्था के वातावरण का मूल्यांकन एवं नियोजन किया जाता है। क्योंकि सभी संस्थाओं का वातावरण अलग अलग होता है और उस वातावरण के द्वारा ही उस संस्था के कार्य के बारे में सही तरीके से उद्देश्य बनाया जाता है। जब संस्था के वातावरण का मूल्यांकन कर लिया जाता है तो संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके बाद संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। संस्था का आंतरिक मूल्यांकन से अभिप्राय है कि उस संस्था के अंदर वह संस्था किस प्रकार की है, उस संस्था के अंदर किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कई संस्था में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, कई संस्था की स्थापना निर्मित माल के लिए होती है, किसी संस्था की स्थापना विक्रय करने के लिए होती है, किसी संस्था में कपड़े का निर्माण किया जाता है और किसी संस्था में चीनी का निर्माण किया जाता है। तो सभी संस्थाएं होती है, उनका जो आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, उस आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा ही उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। और प्रबंधकों के द्वारा संस्था का आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए स्वोट विश्लेषण किया जाता है। जो स्वोट विश्लेषण जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। मूल्यांकन करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वह स्वोट विश्लेषण होता है। स्वोट में S का अर्थ है स्ट्रेंथ, W का वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट। यानी कि संस्था की जो शक्तियां हैं, संस्था की जो कमजोरियां हैं, संस्था के जो अवसर हैं और संस्था को जो संकट या खतरे हैं, उन सब को ध्यान में रखकर उस संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। तो S का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इन सब को ध्यान में रखकर ही उस संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। जब संस्था का आंतरिक मूल्यांकन कर लिया जाता है तो उसके उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है कि संस्था को किस प्रकार का उद्देश्य प्राप्त करना है, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्था के द्वारा नियोजन किया जा रहा है। तो 3rd नंबर है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्यों का निर्धारण करना उस संस्था के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है कि संस्था के द्वारा किस प्रकार की योजना बनानी है और उस संस्था में उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस संस्था में किस प्रकार से कार्य
किया जाएगा। इसके बाद है नियोजन की मान्यताओं का पालन करना, यानी कि नियोजन की प्रक्रिया को चालू करने के लिए, नियोजन की प्रक्रिया को बनाने के लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखा जाता है। तो इसके बाद है फोर्थ पॉइंट है नियोजन की मान्यताओं का पालन करना। नियोजन की मान्यताओं का पालन करना यानी कि नियोजन बनाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन है उन सबको ध्यान में रखा जाता है। तो नियोजन की मान्यताओं का पालन करना, जब नियोजन की मान्यताओं का पालन कर लिया जाता है तो उस संस्था के द्वारा विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है। संस्था के द्वारा विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है, यानी कि हमारा उद्देश्य है कि हमें सेल्स को बढ़ाना है। अब सेल्स को बढ़ाने के लिए हम किन किन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि टीवी में विज्ञापन दे सकते हैं, रेडियो में विज्ञापन दे सकते हैं, पंपलेट छपवा सकते हैं, अनाउंसमेंट करवा सकते हैं, या फिर को जो रिक्शा वगैरह वाले होते हैं उनसे भी अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है, विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है, विभिन्न विकल्पों की खोज करना। जब उन विकल्पों की खोज कर ली जाती है, जैसे कि हमें सेल्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प है, उन सभी प्रकार के विकल्पों की खोज की जाती है। जब हम विकल्पों की खोज कर लेते हैं तो उसके बाद उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों की खोज करने के बाद उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट है 6 पॉइंट है विकल्पों का मूल्यांकन करना। जो हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हुए हैं उन सभी विकल्पों का आपस में मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन करना, जब विकल्पों का मूल्यांकन कर लिया जाता है, जब संस्था में अधिकारियों, उच्च अधिकारियों और प्रबंधकों के द्वारा आपस में विकल्पों का मूल्यांकन कर लिया जाता है, तो उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से एक समुचित विकल्प का चयन किया जाता है। मान लो हमें सेल्स को बढ़ाना है, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सभी तरीकों को तो लागू कर नहीं सकते। उनमें से एक बेस्ट तरीके को लागू करेंगे। तो जो बेस्ट तरीका है उसके जो समुचित विकल्प है उसका चयन किया जाता है। संस्था के द्वारा जो समुचित विकल्प जो होता है उसका चयन किया जाता है। तो समुचित विकल्प का चयन करना, जब संस्था के द्वारा समुचित विकल्प का चयन कर लिया जाता है, जब विकल्प का चयन हो गया, विकल्प का चयन करने के बाद कार्य योजनाओं को लागू किया जाता है कि उस विकल्प को प्राप्त करने के लिए संस्था के द्वारा क्या क्या कार्य, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा कि उस विकल्प के द्वारा संस्था की बिक्री में वृद्धि हो, उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जो सेल्स जो है उसे बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए उसमें जो कार्य विधि जो होती है, जो कार्य करने का योजनाएं बनाई जाती है, उनका निर्माण किया जाएगा। तो कार्य योजनाओं का निर्माण करना, कार्य योजनाओं का निर्माण करना। जब कार्य योजना का निर्माण कर लिया जाता है, जब संस्था के द्वारा यह निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें किस प्रकार की योजना बनानी है, तो उस योजना को बनाने के लिए उसके द्वारा उन संसाधनों को जुटाया जाता है, यानी कि बजट का निर्माण किया जाता है। अब किसी भी योजना को लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अगर मान लो संस्था के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो उस संस्था में सही तरीके से उस उद्देश्य को लागू नहीं किया जा सकता, उस विकल्प को लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद है संसाधनों का उपयोग करना, संसाधनों का प्रयोग करना या बजट बनाना। संसाधनों का प्रयोग करना या बजट बनाना, संस्था के द्वारा बजट बनाया जाता है कि हम उस उद्देश्य को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जब संस्था के द्वारा बजट बना लिया जाता है तो उस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन यानी कि उस योजना के ऊपर कार्य किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन करना,
योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। जब योजना का क्रियान्वयन कर लिया जाता है तो अंत में उस विकल्प को लागू कर दिया जाता है, यानी कि उसका अनुवर्तन कर दिया जाता है। अनुवर्तन, उसका अनुवर्तन यानी कि उसे फॉलो अप कर दिया जाता है, फॉलो अप कर दिया जाता है। तो नियोजन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सबसे पहले वातावरण का विश्लेषण किया जाएगा, फिर उस संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, उद्देश्य का निर्धारण किया जाएगा, फिर नियोजन की जो मान्यताएं हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा। नियोजन की मान्यताओं का मूल्यांकन करने के बाद विभिन्न विकल्पों की खोज की जाएगी, फिर उनका मूल्यांकन किया जाएगा, विकल्पों का मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें से समुचित विकल्प का चयन किया जाएगा, फिर कार्य योजनाएं बनाई जाएगी और बजट का निर्माण किया जाएगा, योजनाओं को क्रियान्वयन करके और लास्ट में उसका अनुवर्तन यानी कि उसे फॉलो अप कर दिया जाएगा। यह होती है एक संस्था में कि नियोजन की प्रक्रिया को लागू करने के लिए इन सभी प्रोसेस से गुजरना होता है। इसके बाद है नियोजन के सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत, नियोजन के सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है वह कुंटेज एवं ओडोनेल के द्वारा, नियोजन के सिद्धांतों का प्रतिपादन कुंटेज एवं ओडोनेल के द्वारा ही किया गया है। कुंटेज ओडोनेल ने कहा है कि नियोजन क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, किसके द्वारा करना है, इन सभी का निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। और कुंटेज और ओडोनेल जो है इन्हें ही प्रबंध का युगल कहा जाता है। तो कुंटेज और ओडोनेल ने ही नियोजन के सिद्धांतों के बारे में बताया है। कुंटेज और ओडोनेल ने कहा है कि नियोजन के निम्न सिद्धांत है। सबसे पहले है उद्देश्य का सिद्धांत, सबसे पहले है उद्देश्यों का सिद्धांत। उद्देश्यों का सिद्धांत से अभिप्राय है कि नियोजन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले संस्था के पास एक उद्देश्य होना चाहिए। नियोजन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले संस्था के पास एक उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद उद्देश्यों में योगदान करना, उद्देश्यों का योगदान करने का सिद्धांत, उद्देश्यों का योगदान करने का सिद्धांत। उद्देश्यों के योगदान से अभिप्राय है कि संस्था के द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। इसके बाद है सर्वव्यापकता का सिद्धांत। सर्वव्यापकता का सिद्धांत, सर्वव्यापकता से अभिप्राय है कि जो नियोजन जो होता है वह संस्था के तीनों स्तरों पर लागू होता है। नियोजन जो है संस्था के तीनों स्तरों पर लागू होता है। यह उच्च स्तर पर भी लागू होता है, निम्न स्तर पर भी लागू होता है और मध्य स्तर पर भी लागू होता है। तो यह सर्वव्यापक होता है। इसके बाद है सही पूर्वानुमान का सिद्धांत। सही पूर्वानुमान का सिद्धांत, सही पूर्वानुमान का सिद्धांत। सही पूर्वानुमान से अभिप्राय है कि नियोजन की प्रक्रिया, नियोजन को बनाने के लिए, जो नियोजन का निर्माण करने के लिए जिस व्यक्ति का चुनाव किया गया है वह सही रूप से पूर्वानुमान लगा सके। अगर उस व्यक्ति के द्वारा सही पूर्वानुमान ही नहीं लगाया जाता है कि संस्था अपने उद्देश्य को किस प्रकार से प्राप्त करेगी तो वह नियोजन की प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है। इसके बाद है कार्यकुशलता का सिद्धांत। कार्यकुशलता से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति के द्वारा नियोजन की प्रक्रिया बनाई जा रही है वह व्यक्ति उस कार्य में कुशल होना चाहिए। अगर यानी कि नियोजन की प्रक्रिया का निर्माण जो है वह विशेषज्ञों के द्वारा ही करना चाहिए। नियोजन जो है वह विशेषज्ञों यानी कि अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा ही नियोजन किया जाना चाहिए। उसमें सही रूप से नियोजन की प्रक्रिया करने के लिए, नियोजन करने के लिए उसमें सही रूप से कार्यकुशलता होनी चाहिए। इसके बाद है लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता से अभिप्राय है कि नियोजन की प्रक्रिया का निर्माण करने के लिए, जब नियोजन का निर्माण कर लिया जाता है तो वह इतना लोचशील होना चाहिए कि समय समय पर उसमें परिवर्तन
किया जा सके। यानी जैसे हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया है तो उत्पादन करने के लिए योजना बनाई है, नियोजन का निर्माण किया। किसी संस्था में कोई उद्देश्य है कि हम वर्ष में 12,000 इकाइयों का विक्रय करेंगे, लेकिन हम 12,000 इकाइयों का विक्रय नहीं कर पाते हैं, तो वह क्यों नहीं कर पाते हैं? यानी कि उसके फैशन में अगर कोई चेंज हो गया है, उसकी मांग में कमी हो गई है, उसकी जो कच्चा माल हम जो खरीदते हैं उसमें उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वह जो उद्देश्य जो संस्था के द्वारा योजना बनाई जाती है वह लोचशील होनी चाहिए कि हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। यानी कि मांग में कमी होने पर, कीमतों में वृद्धि होने पर, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने पर, या फिर बिचौलियों के द्वारा, थोक व्यापारियों के द्वारा कालाबाजारी करने पर, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसके लिए उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो नियोजन जो होता है, नियोजन का निर्माण जो किया जाता है वह लोचशील होना चाहिए ताकि समय समय पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है नियोजन की मान्यता। नियोजन की मान्यताओं, नियोजन की मान्यताओं से अभिप्राय है कि नियोजन प्रक्रिया के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन, नियोजन की मान्यताओं के सिद्धांत से अभिप्राय है कि नियोजन के लिए जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन की उन मान्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है सम्य का सिद्धांत। सम्य का सिद्धांत से अभिप्राय है कि संस्था के द्वारा नियोजन बनाने के लिए समय को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो तो कल प्राप्त करना है, और उसके लिए हम योजना आज बना रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके से कितना भी प्रयत्न कर लो उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो नियोजन का निर्माण जो है वह सही समय पर होना चाहिए। इसके बाद है प्रतिबद्धता का सिद्धांत। प्रतिबद्धता के सिद्धांत से अभिप्राय है कि संस्था में नियोजन की प्रक्रिया बनाते समय किसी व्यक्ति को उसके लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को प्रतिबद्ध करना चाहिए। इसके बाद है परिवर्तन का सिद्धांत। यानी कि नियोजन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। वह लोचशील होना चाहिए ताकि उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। इसके बाद है विकल्पों के सिद्धांत से अभिप्राय है कि मान लो संस्था के द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा है, संस्था उस उद्देश्य को किसी कारणवश प्राप्त नहीं कर सकती है, तो संस्था के पास एक ऐसा विकल्प होना चाहिए कि संस्था को अगर प्रॉफिट ना हो रहा हो तो कम से कम हानि तो ना हो, उसके पास उसको प्राप्त करने के लिए एक अन्य विकल्प होना चाहिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य विकल्प होना चाहिए। अगला है प्रतिस्पर्धा से अभिप्राय है कि नियोजन बनाते समय प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान का युग जो है वह प्रतिस्पर्धा का युग है। एक वस्तु के लिए भी 1000 प्रकार की कंपनियां हैं, तो उसमें से अपनी वस्तु को श्रेष्ठ हम किस प्रकार से बना सकें और इस प्रतिस्पर्धा के युग में हम किस प्रकार से टिके रह सकें, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सहभागिता सहभागिता से अभिप्राय है कि जो संस्था में जो कर्मचारी है, संस्था में जो वर्कर है, जो अधिकारी, जो कर्मचारी जो है, उन सभी में आपस में सहभागिता होनी चाहिए। यानी कि उनके मन में एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा भावना होनी चाहिए। अगर उनमें सहभागिता नहीं है तो उस संस्था में नियोजन को लागू करके उस उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। तो नियोजन के सिद्धांत, उद्देश्यों का सिद्धांत, उद्देश्यों का योगदान, उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान, सर्वव्यापकता का सिद्धांत, सही पूर्वानुमान का सिद्धांत, कार्यकुशलता का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत,
नियोजन का, मान्यताओं का सिद्धांत, समय का सिद्धांत, प्रतिबद्धता का सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत, विकल्पों का सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नीति निर्धारण का सिद्धांत और भी इस तरीके से सिद्धांत जो हो वह इसमें शामिल किए जाते हैं। यह हो गया नियोजन के सिद्धांत और नियोजन की प्रक्रिया। हम नियोजन के प्रकारों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।